महाराष्ट्र में महायुति के प्रचंड बहुमत को बाजार ने जोरदार सलामी दी है। पिछले 2 दिनों में निफ्टी ने करीब 1000 अंकों की दौड़ लगाई है और करीब 2 महीने से मायूस पड़ी सरकारी कंपनियों में नई जान आई है। दरअसल इस जीत ने एनडीए सरकार के डेवलपमेंट एजेंडा पर भी मुहर लगा दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि विकास की गाड़ी की स्पीड टॉप गियर में दौड़ेगी। बाजार को ऐसे डिसाइसिव जीत का इंतज़ार था। इस जीत के बाद तेज़ी कितनी चलेगी और इस मजबूती में क्या लेना है या फिर क्या बेचना है, इसी पर है आज का हमारा खास शो जीत बेमिसाल अब बाजार में कमाल। इस शो में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा, प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान और कुछ ही देर में जुड़ेंगे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा। आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत, आपके साथ शुरुआत करता हूँ। क्या ये जल्दबाजी होगी कहना कि बस अब करेक्शन खत्म हुई और मार्केट यहाँ से आगे बढ़ेगा, या इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी? अनुज, एक एटलीस्ट बाजार कंसोलिडेट करेगा एक सर्टेन लेवल के बाद। एक जो हमने वन साइडेड मूव देखा मार्केट में, कुछ हद तक मुझे लगा थोड़ा ओवरसोल्ड था। इतनी बिग वाली सिर्फ एक ट्रम्प ट्रेड पे या एक सर्टेन इवेंट पे नहीं होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड सेलिंग है और ये बिना किसी ब्लैक स्वॉन इवेंट की हुई है। तो मुझे लगता है कुछ हद तक थोड़ा सा ओवरसोल्ड था कुछ पॉकेट्स में, हालांकि अभी भी कुछ स्मॉल मिड कैप में फ्रॉथ है। तो मुझे लगता है एक एक थोड़ा-सा रिबाउंड के साथ अब थोड़ा स्टांस चेंज होगा मार्केट का। आप देखिए, एक टेम्पलेट बन रहा है कि अगर आप साथ में रूरल वेलफेयर भी करेंगे डेवलपमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट करती आई है कैपेक्स स्पेंडिंग के साथ, वो एक पॉलिटिकल शायद विनिंग फॉर्मूला है, जिसमें आपकी लाडली बहन योजना है और जो भी रूरल वेलफेयर पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है कि एक जो मार्केट का टेम्पलेट था, अर्बन कंजम्पशन राइजिंग जो हम खेलते थे पोर्टफोलियो में, और कैपिटल गुड्स जो हम कर रहे थे, वो थोड़ा-सा चेंज होगा। शायद कुछ हद तक रूरल स्पेंडिंग वापस आएगी। रूरल इकोनॉमी लेड स्टॉक्स थोड़ा-सा पोर्टफोलियो में जगह बनाएँगे। यूएस को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। यूएस में टैक्स कट हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स कट जो ट्रम्प ने बात करी थी कैंपेन में, उसका इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स और ओवरऑल उस पे पड़ सकता है। और उसके अलावा हमें थोड़ा-सा फोकस करना पड़ेगा चाइना प्लस वन। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा पोर्टफोलियो पोजिशनिंग में चेंजेस की ज़रूरत है। बट मुझे लगता था कि बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड है। हमने कई बार चर्चा भी की थी इस बारे की। कुछ हद तक उस तरह का रिबाउंड है। ये कहना है कि यहाँ से फिर से दोबारा 26-27 जाएगा, वो मुझे लगता है उसका भी कोई अभी एब्सोल्यूट ट्रिगर उसका एब्सेंट है। ओके प्रकाश जी, आपका क्या सेंस बन रहा है? क्या आज जिस तरीके से डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में वापस फोकस आया, पीएसयूज में क्या मार्केट के लिए फील गुड फैक्टर वापस आया? और क्या ये कहना गलत होगा कि एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है, या अभी भी एक रिस्क रहेगा कि नहीं, वो जो ओवरऑल डाउनवर्ड मूव चल रहा था उसी के अंदर शायद ये एक डेड कैट बाउंस या शॉर्ट कवरिंग बाउंस है? तो अनुज, पहले इसको एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि ये इलेक्शन आउटकम आने से पहले हम लोग गिरे किस वजह से थे। गिरे इस वजह से थे कि ग्लोबल फैक्टर्स जो थे वो थोड़े से नेगेटिव हो रहे थे। नेगेटिव इन द सेंस एक एक रिस्क ऑफ का माहौल बनता हुआ दिख रहा था। ट्रम्प जी के आने के बाद एक एक जो एक्साइटमेंट था उसमें यहाँ तक ये समझ आई कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट फेड को करना इस जो इस फेज में थोड़ा सा मुश्किल है। और वो ना होने की वजह से यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर बेकाबू हो जाता है या यूएस फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक एक दायरे से बड़ा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वहाँ के जो इश्यूज हैं वो हावी हो रहे थे और चाइना पैसा जा रहा था, ये सब हो रहा था। तो ये जो चीजें हो रही थी ये तो अभी भी है। हमारा ये चेंज क्या हुआ है कि जो डोमेस्टिक अर्निंग्स की वजह से सो दो दो कारण की वजह से हम स्लो हो रहे थे। एक ग्लोबल क्यूज था और एक डोमेस्टिक वीकनेस थी, अर्निंग्स की वीकनेस थी। और जैसे ही ये दूसरी तिमाही के नंबर्स डाइजेस्ट हुए, मार्केट को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में आज तो आई है। अब इस इलेक्शन के बाद हुआ ये है कि एक उम्मीद बढ़ गई है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एनडीए सरकार और मजबूत होने के बाद अपने आप को जो वो सक्षम बना सकती है एक्सपेंशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, जो काफी समय से नहीं हुआ है। ये इलेक्शन होने के बाद जो जून में रिजल्ट आया उसके बाद कोई इस टाइप का एक्सपेंशन हुआ नहीं है जो एक नई सरकार से उम्मीद की जाती है। तो वो शायद अब मुमकिन ज्यादा लग रहा है। अब हो सकता है वो बजट में अनाउंसमेंट हो, उससे पहले हो, यह जानना मुश्किल है। लेकिन जो वीकनेस डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से थी वो एक एक कारण कंप्लीटली बदल चुका है। सो मेरे हिसाब से जो दो कारण थे वीकनेस के, उसमें से एक का हल हो गया, तो दूसरे का हल बाकी है ग्लोबल क्यूज का। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दी है ये बोलना। जैसे गुरमीत ने भी कहा कि यहाँ से 26-27 हजार के टारगेट मिलना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है कि हो जाएंगे, बट हो सकता है टाइम करेक्शन आए। बट यस, आपकी पुरानी गलतियों को सुधारने का एक और मौका, और ये आखिरी है कि नहीं ये पता नहीं, पर एक और मौका आपके पास जरूर आ सकता ओके, आपने बात की और कहा कि हल हल का यूज़ किया आपने, तो
हेल की बात कर लेते हैं, डिफेंस स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गुरमीत, डिफेंस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा करेक्शन आई और क्या आज की जो तेज़ी है इसको बिलीव किया जाए, क्योंकि एक मार्केट में सेंस बन रही है ना कि अगर ये अनसर्टेनिटी रहती पॉलिटिकल तो शायद और थोड़ी गिरावट आ सकती थी, लेकिन अब क्योंकि एक एटलीस्ट एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो मिली इस बाज़ार को जो बहुत ज़रूरी है, तो इन दैट केस क्या डिफेंस स्टॉक्स में वापस वो फ्लेवर वापस आएगा? अनुज, सिलेक्टिवली आएगा और थोड़ा ऑर्डर और अर्निंग ड्रिवन आएगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी करेक्शन के बाद भी रीजनेबल है, मतलब ऐसे बहुत कम नहीं हुए हैं। जैसे अभी पिनाका रॉकेट एमआरबीएल जो है, मल्टी रॉकेट बैरल है, उसका डोमेस्टिक ऑर्डर है कुछ 12-14 हज़ार करोड़ का, और फ्रांस और जो और थोड़े फ्रेंडली नेशंस हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट उसमें दिखाया है। तो उसमें आपका टाटा डिफेंस सिस्टम्स है, एल&टी है, सोलार इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर है जो अगले 4-5 साल में, जिसका साइज़ 30-40 हज़ार करोड़ हो सकता है। तो सिमिलरली आपको ज़ेन टेक्नोलॉजी को अभी 2 पेटेंट्स और मिले हैं। रोबोटिक डॉग का मिला है और काफ़ी चीज़। तो आपको थोड़ा-सा लेवल 2 जाना पड़ेगा कि कहाँ पे नियर टर्म ऑर्डर विन्स ज़्यादा होंगे और उसका अर्निंग पे कितना इम्पैक्ट होगा। पहले ब्रॉड बेस्ड जो रैली थी, वो शायद देखने को ना मिले। उसके अलावा एचएएल पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि कुछ एक डिले हुआ था ग्लोबल ऑर्डर में उनका। वो अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है उसकी थोड़ी बैकलोडिंग हो रही है। कैपिटल गुड्स में मुझे लगता है गवर्नमेंट ने सिर्फ, अगर आप सितंबर तक के आंकड़े देखें, तो लगभग सिर्फ 4 लाख करोड़ ही खर्च किया है 11 लाख करोड़ पे। तो थोड़ा-सा वहाँ भी आपको रैंप अप देखने को मिलेगा। बट एक बैलेंसिंग एक्ट मुझे लगता है स्टेट लेवल पे अनुज आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टेट्स अब थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड वेलफेयर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स करेंगे। और वो मुझे लगता है बहुत सारे पोर्टफोलियोज में प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उन पॉकेट्स में, क्योंकि 2-3 साल से रूरल का स्लो डाउन है, तो उसका इम्पैक्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कैसा है, किचन अप्लायंसेस पे कैसा है, होम इम्प्रूवमेंट पे कैसा है, वुमेन पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में कैसा है, इसकी कई कई लेवल के इसकी मुझे लगता है स्टडी की जरूरत है। और ये टेम्पलेट बनेगा जो महाराष्ट्र और एमपी में बना है और कुछ हद तक झारखंड में बना है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रकम को बढ़ाने की बात करी है, 1500 रुपए महीने से 2100 रुपए करने की बात करी है। तो रूरल इकोनॉमी, अच्छा मॉनसून, अच्छा क्रॉप, गवर्नमेंट फोकस, ज्यादा कैश ट्रांसफर, मेरे हिसाब से कंजम्पशन बास्केट इसको अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। ओके, बिल्कुल। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। प्रकाश, मैं सेम सवाल थोड़ा अलग तरीके से आपसे पूछता हूँ। गुरमीत ने मेंशन किया कैपिटल गुड्स, और आज के टॉप गेनर्स में सीमेंस, एबीबी, कुछ हद तक लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये एक ऐसी पॉकेट रही जहाँ पर क्लियरली एक स्लो डाउन था, केपेक्स कम हो रहा था। अब मार्केट ने अज्यूम किया है कि सेकेंड हाफ में केपेक्स जोर से पिकअप करेगा, तो क्या इन स्टॉक्स को लिया जाए? क्या पोर्टफोलियो में एडअप किया जाए, लोडअप किया जाए इन स्टॉक्स से? ठीक है अनुज, कैप गुड्स में डेफिनेटली एक्सपेंशन, जैसे ही खर्चा सरकार की तरफ से बढ़ेगा, जो 4 लाख करोड़ से 11 जाना है, जो गति शक्ति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत काफी बजटेड एलोकेशन है। अब उसमें किन सेक्टर्स पे सरकार फोकस करती है, थोड़ा सा इसमें डिबेट ये हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि सरकार सिर्फ डिफेंस में या बाकी चीजों में, इस टाइप की रेलवेज में खर्चा करे। आप देखिए, जो जीत हासिल हुई है वो कई वायदों पे हुई है। 50 लाख आपको ये लखपति दीदी बननी, ये लाडली बहना वाली स्कीम है, किसानों को कर्ज माफी की बात है। सो काफी स्पेंडिंग जो है वो इन इन चीजों पे अभी बाकी है होनी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो बजट उसको बैलेंस कैसे करता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इट विल बी टू अर्ली इन द डे कि आपको एल&टी और ये सीमेंस से भी भागने लगे। इनको कामकाज करने के लिए पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो बम्बई महाराष्ट्र को लेकर और बम्बई के शहर को लेकर डेवलपमेंट जो रुका हुआ था, या एक रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी थी, जैसे रेलवे, अपने सॉरी एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट को लीजिए आप, या धारावी के डेवलपमेंट को लीजिए, उसमें जो स्पेसिफिक कंपनी है अनुज, अगर एयरपोर्ट नया डेवलप होता है तो एयरलाइंस को बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट घटने लगती है, काफी स्लॉट्स फ्री हो जाते हैं, कंजेशन खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों से एयरलाइंस को फर्क पड़ेगा। ऑफकोर्स एयरपोर्ट ऑपरेटर तो इसमें अदानी एयरपोर्ट्स है, बट वो आपको अदानी एंटरप्राइज में एक टुकड़ा है। दूसरी चीज आप देखिए, धारावी में इतना बड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ था लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पाया। तो वहां जो 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 सॉल्व जैसे जैसे इश्यूज होते जाएंगे, प्रोग्रेस होगा, आपको वहां की कंपनी को फायदा होगा। और एक एरिया जो बम्बई के शहर को लेके बहुत चिंता बनी हुई है, वो सीवरेज की है।
जो बहुत सालों से, करीब 90 सालों से ओवरहॉल नहीं हुआ है। तो इसमें जो कंपनीज है सैनिटेशन में, पाइप्स में, सीवेज में, वहां पे आपको एक एक ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ आता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक थोड़े से माइक्रो बेसिस पे जाए तो ये सब इश्यूज है, बट जनरली मुझे लगता है कैप गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्रूवमेंट है उसको तो थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ इस जीत से शुरू हो जाए ये मैं नहीं मानता। थोड़ा समय और दीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये बात मैं मानता हूँ। अच्छा गुरमीत, जो आपने बात कही, अभी तो मार्केट सेलिब्रेटरी मूड में है, लेकिन इसका एक पिटफॉल ये भी तो है ना कि थोड़ा सा फिजिकल पर क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे फ्रीबीज विन। मतलब ये भी तो एक सच्चाई है। अभी तो मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि भाई ऑल सडन डन लाडली बहना स्कीम है, जो भी 1500 रुपये पर महीने अकाउंट में डायरेक्टली आए हैं, वो डिसाइसिव फैक्टर था। डेवलपमेंट वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर खुद महायुति वाले कह रहे हैं कि डिसाइसिव फैक्टर तो वही था। और मैं सैटरडे को आया था, बात हो रही थी, हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हमने तो ग्राउंड पे देखा है इसका इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्या फिजिकल गणित, उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर, उसको भी थोड़ा सा स्वीकारना पड़ेगा। अनुज, इमीडिएटली नहीं, क्योंकि शायद स्टेट लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र पक्का 3% से ज्यादा करेगा फिस्कल डेफिसिट, जिस आपकी स्कीम्स है। स्टेट लेवल पे ज्यादा है, आपको स्टेट बॉन्ड्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। सेंट्रल लेवल पे अभी भी गवर्नमेंट थोड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि कुछ नेशनल अभी वो नैरेटिव नहीं है। स्पेंडिंग उन्होंने कम करी है, टैक्स कलेक्शन अभी तक रोबस्ट है। एक जो ग्रोथ स्लो डाउन है उसको थोड़ा सा मुझे लगता है एड्रेस करना पड़ेगा। मैं स्लो डाउन नहीं बोलूंगा, सॉफ्टनिंग बोलूंगा। तो थोड़ा सा हमें जीडीपी नंबर्स में और मैक्रो डेटा में देखने को मिला है। और वहाँ पे मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो जो टैक्सेशन है, वहाँ पे कुछ उसको तो आपको थोड़ा-सा शायद शॉर्ट टर्म पेन एक लेना पड़ेगा कि कंजम्पशन को वापस ना जाने दें। एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा रहा है कि वो रेटिंग अपग्रेड चाहते हैं, और कई बार जब हम रेटिंग अपग्रेड चाहते हैं तो फिस्कल कंसोलिडेशन में कई बार नियर टर्म हम ग्रोथ को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वहाँ मुझे लगता है एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बट मेरा ये मानना है अनुज कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है बाज़ार के लिए मेरे हिसाब से वो अर्निंग्स है। और इस साल का जो ईपीएस एस्टीमेट लग रहा है वो 7-8% लग रहा है। तो 7-8% अगर आप एफवाई 25 का लेंगे इस साल का, तो बाज़ार अभी भी 21 के आसपास अर्निंग पे है। तो वहाँ मुझे लगता है फ़ोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा जो ब्रॉड बेस्ड एक रैली आया है मार्केट में, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन रीसेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो 30-40% वाला मार्केट नहीं है ये। यहाँ पे आपकी स्टॉक पिकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वैल्यूएशंस आप क्या दे रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ार रेपुटेशन के हिसाब से स्टॉक को नहीं रिवॉर्ड करेगा। और आप कितने भी बड़े दिग्गज हैं, चाहे ब्रिटानिया है, एशियन पेंट्स है, कोई भी स्टॉक है। हमने एचडीएफसी बैंक में देख लिया 3 साल, 4 साल। वो मार्केट आपको हम्बल करेगा अगर अर्निंग जो है कैच अप नहीं करेगी वैल्यूएशन पे। तो एज़ इन्वेस्टर मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी मैं ले रहा हूँ, मेरा अर्निंग सपोर्ट कितना है। बिल्कुल। अच्छा, राहुल अरोड़ा भी जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रादर। आपका क्या व्यू है अब इस समय, इस रैली को देखकर? क्या इसमें अपनी पोजीशन को लाइट किया जाए, या फिर अब यहाँ से हर डिप पर बाइंग की जाए? गुड आफ्टरनून अनुज, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनुज, आई थिंक एक तरफ से बहुत वेलकम करेक्शन आ गई थी 10% मार्केट में। आई थिंक जो हेडलाइन तो 10% मार्केट गिरा था, लेकिन स्टॉक्स जिस तरह से गिरे थे 25 से 50% के बीच में, आई थिंक एक वेलकम करेक्शन थी। लेकिन अनुज, हमें ये साइड नहीं लूज करना चाहिए कि ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स अभी खत्म हुए हैं, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट इन रीसेंट मेमोरी। आई एम श्योर आपने भी अपने चैनल पे इसकी काफी चर्चा की होगी। अब अनुज, मैं इसमें सिर्फ 2 वेरी ब्रीफ पॉइंट्स दूंगा। अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ से आई है? 2 चीजों से आई है। एक है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज हुए हैं, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, एंड दैट हैज हेल्प्ड अर्निंग्स। और दूसरा, मार्जिन एक्सपेंशन काफी हुआ है अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ से मुझे दोनों लीवर्स इंक्रीमेंटली अर्निंग्स ग्रोथ के लिए नहीं दिखते, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी कंटिंजेंट टुवर्ड्स टॉप लाइन ग्रोथ। और जहां भी आपको लगे कि टॉप लाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी ज्यादा है, आई थिंक दो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स विल आउट परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 1 year। अनुज, आई थिंक एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। आई थिंक मे बी 22-23,000 ऑन द वे अप, ऑन द वे डाउन, एंड 26-27,000 ऑन द वे अप। तो आई थिंक थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कैलिब्रेट कर लेनी चाहिए। आई नो पिछले 2 दिन में बहुत भयंकर रैली आई है। ऑब्वियसली यू नो एक एंटिसिपेशन थी वीकेंड में जाने से पहले कि स्टेट इलेक्शंस के आउटकम क्या होंगे, बट आई एम श्योर अनुज आपने वीकेंड पर देखे भी होंगे कि यूरोप से काफी डिस्टर्बिंग नॉइसेस निकल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो ये कैसे शेप होते हैं एंड व्हाट दिस मींस फॉर क्रूड एंड ग्लोबल फ्लोज, ये हमें पता नहीं। बट आई थिंक थोड़ा एक मॉडरेट एक्सपेक्टेशन अगर 1 साल तक का लेके चले,
एक थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट होगा, थोड़ा बोरिंग सा मार्केट हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है वी शुड फोकस ऑन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी ज्यादा है, वो वैल्यूएशन लेके भाग जाएंगे इस मार्केट में मेरे हिसाब से। ऑल राइट, चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक लेकर लौटते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ से और कौन कौन सी थीम्स हैं जिन पर आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब काम करते हैं, हमने थीम्स डिस्कस कर ली, अब आ जाते हैं थोड़े से स्टॉक आइडियाज़ पर। राहुल, आपके साथ शुरुआत करता हूँ। आपने कहा उन कंपनीज पर फोकस करें जहां आपको टॉप लाइन की विजिबिलिटी है, क्योंकि वही अब इस रन में आउट परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे आपके इस समय टॉप पिक्स क्या होंगे इस मार्केट में अगले एक साल के व्यू के हिसाब से? तो आई थिंक अनुज, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे अभी भी काफी झुकाव रहेगा। आई थिंक जिस तरह से होटल्स कर रहे हैं, और अभी इंडियन होटल्स की एनालिस्ट मीट भी हुई थी, आई थिंक काफी हमारे कंपेटिटर्स और हमने भी अपग्रेड किया था स्टॉक को फर्दर। तो हमें लगता है कि 13, 14, 15% की ग्रोथ तो आ जाएगी टॉप लाइन पे, जिस तरह से प्रीमियमाइजेशन और एआरआर ग्रोथ है, और जस्ट जनरली डिमांड ग्रोथ भी। आई थिंक वो एक अच्छा स्पेस हो सकता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में अनुज, जब जो हम चैनल चेक्स कर रहे हैं, वो एक्चुअली द वर्स्ट सीम्स टू बी बिहाइंड, तो आई थिंक वो एक स्पेस हो सकता है, और एविएशन। सो आई थिंक जब कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात हो रही है तो ये थीम। अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें अनुज, आई थिंक एचडीएफसी बैंक वुड लैंड अप बीइंग वन नेम। आई थिंक हमारे यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 15-16% ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years। उसके साथ आप एसबीआई को भी जोड़ सकते हैं, and अगर आपको इंश्योरेंस में खेलना है तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ऑल्सो लुक्स लाइक अ गुड प्लेस टू बी। और अनुज, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ईएमएस प्लेयर्स हैं, ये जो मार्केट में गिरावट आई थी, काफी कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छी करेक्शन आई थी। सो sorry, we could look at names like Blue Star, Polycab, Dixon may be a little lower, but I think वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी सी sort of बन रही है। एंड अगर मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में एक और नाम ऐड कर दूं अनुज, वो होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैं वो थोड़ा जहन से निकल गया, एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट नेम। आई थिंक इंडिया यूके एफटीए की भी बात हो रही है, अगर वो आ जाएगा तो स्टॉक के लिए आई थिंक 15-20% का कैटलिस्ट वहीं से आ जाएगा। एंड लास्टली आई थिंक अनुज, केमिकल्स। आई थिंक कुछ नाम है ओलियो केमिकल्स में, जैसे गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, एंड इवन सम नेम्स लाइक एसआरएफ, नवीन, दैट हैव अप्रोच्ड गुड प्राइस पॉइंट। सो आई थिंक ये कुछ नाम जहन में आ रहे हैं जहां पे डिसेंट प्राइस करेक्शन है, और हमें टॉप लाइन और अर्निंग्स की विजिबिलिटी दिख रही है अगले 12 से 18 महीने। तो वी वुड बी बायर्स इन सम ऑफ दीस नेम्स। ओके प्रकाश, आप के टॉपिक्स क्या होंगे इस समय अगर किसी को अब फ्रेश पैसा डालना हो तो? कुछ 3-4 नाम। एक तो राहुल से कॉमन मेरा जो मिलता जुलता है वो एयरलाइंस का है। आप स्पाइस इंडिगो दोनों ले सकते हैं, बट थोड़ा प्रपोर्शन रखिए, इंडिगो ज्यादा लीजिए, 2/3 एलोकेशन करिए, 1/3 स्पाइस करिए, बट ये दोनों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मुझे लगता है वेल्सपन कॉप का जो जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो जो काम ये लोग कर रहे हैं, जो कैपेसिटी इनके पास है, और आगे चल के जो ग्लोबली भी जो चीजें चेंज हो रही है, वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट ऑलरेडी है, और थोड़ा सा दिखता रहेगा। और एक सेक्टर जहां मुझे लगता है कॉम्प्रेस बायोगैस का जो फोकस आने के बाद एक शिफ्ट होना शुरू हुआ है, वो प्राज इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा होगा। हमने ऑलरेडी देखा है 500 से 700 के ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है एक री रेटिंग, और उन्होंने जिस हिसाब से 3 गुना करने की रेवेन्यू करने का वो की है, घोषणा की है कि भाई ये हम टारगेट ये कर रहे हैं। आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी पॉजिटिव रिसिक। और देखिए, मार्केट गिरेगी तो वापस हम डिफेंसिव पे आ जाएंगे, तो फार्मा को नाम भूलिए। वहां पे एक एक पर्टिकुलर सिंजीन करके कंपनी है, रिसर्च में है। हम लोग सब जानते हैं कि जो बायोकॉन ने काम शुरू किया था, उसको आगे एक्चुअली सिंजीन बढ़ा पाया है। और इस कंपनी की भी री रेटिंग जो है, ये रफ्तार जो पकड़ सकती है। बहुत इंटरेस्ट है लोगों को इसमें, इसके कामकाज में, और मुझे लगता है स्टॉक में भी इंटरेस्ट जो है वो कायम रहेगा। सो ये कुछ नाम है, बट अगेन थोड़ा सा मैं लॉन्गर टर्म व्यू से ले रहा हूँ, नॉट इमीडिएट इम्पैक्ट। ये रिजल्ट जो आए इलेक्शन रिजल्ट, उससे नेसेसरी नहीं है कि उसी की वजह से हो रहा हो सब। ओके गुरमीत, आपके टॉप स्टॉक्स टू बाय क्या होंगे इस मार्केट में अब? तो अनुज, एक तो मैं रूरल रिकवरी जो मैंने चर्चा करी, मुझे लगता है अब आपको जो अर्बन से रूरल का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी स्टेट्स में। तो मैं एमएनएम पे लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ। उन्होंने ट्रैक्टर का गाइडेंस डबल डिजिट दिया है। उनका मार्केट शेयर करीबन 43% हो गया है ट्रैक्टर्स में। अगर आप मार्जिन्स देखें, इंडस्ट्री लीडिंग है। इनफैक्ट उसने बेटर किया है मार्जिन फ्रंट पे मारुति से भी। और मुझे लगता है कुछ स्टेज पे आपको वैल्यू अनलॉकिंग भी देखने को मिलेगी एमएनएम में, जो कि एक ट्रिगर हो सकती है
स्टॉक में। एसयूवीज में वापस से लगभग 20% मार्केट शेयर आ गया, जो उनका 2014 में होता था। और टॉप 6 में से टॉप 5 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज उनकी है। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल, एसयूवी, ट्रैक्टर तीनों सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। और नया ईवी लॉन्च का भी जो है वो भी जो ईवी पोर्टफोलियो में एक गैप है, वो कवर होगा। ट्रैवल पे मैं एग्री करता हूँ प्रकाश सर से, मुझे लगता है कि इंडिगो एक बहुत अच्छा प्ले है। बहुत सारी वेडिंग्स भी हैं अगले 40-50 दिन में, तो ओवरऑल जो ये ट्रैवल, टूरिज्म, कंजम्पशन बास्केट है, ये अर्निंग सपोर्ट देगा। अगला क्वार्टर अच्छा होना चाहिए फेस्टिव सीजन के बिहाफ पे। तो उसमें हम ज़ोमैटो भी जोड़ते हैं, मैंने कई बार चर्चा की है। क्विक कॉमर्स इंडिया में वर्ल्ड में इतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में हुआ है, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है ना, वो 3 टाइम्स है यूएस से। तो नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, तो इंडिया अपने आप में एक यूनिक मार्केट है और यहाँ पे अभी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। ये हमारे हमारे पास कोई भी एक प्योर ई-कॉमर्स प्ले नहीं है। जो जो मुझे लगता है ये स्पेस अपने आप में सेक्टर $100-200 बिलियन डॉलर का होगा अगले कुछ सालों में, तो लॉन्ग टर्म व्यू है। और जैसा मैंने आपको बोला अनुज, मेरा आईटी पे व्यू चेंज होगा। मुझे लगता है यूएस में कॉर्पोरेट टैक्सेस कम होंगे। यूएस को उनको मेक इन अमेरिका वापस ग्रेड करना है, उसका एक ही तरीका है मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव करने का। तो आईटी स्टॉक्स जो आईपी रिलेटेड है और कम सर्विस रिलेटेड है, वहाँ पे निगाह रहेगी। परसिस्टेंट है, न्यूजेन है, और भी कुछ नाम है जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडर थीम हमारी रहेगी। और थोड़ा-सा मैं, जैसे मैंने बोला, वुमेन सेंट्रिक प्लेस पे मैं थोड़ा और रिसर्च करना चाहूँगा। अभी मेरे को होम इम्प्रूवमेंट लगता है, जिसमें हमारे पोर्टफोलियो में स्टोवक्राफ्ट है। इस साल उन्होंने 1600-1700 करोड़ का गाइडेंस दिया है। मार्जिन ऑलरेडी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गया H1 में, तो आगे अच्छा लग रहा है। और भी और जैसे-जैसे हमें और आइडिया होगा, मैं आपसे और आइडियाज़ इस स्पेस में भी शेयर करूँगा। ओके। चलिए, मार्केट में आज के इस मूव के बाद, लेकिन राहुल, एक और सवाल कि क्या अब एफआई की बाइंग भी शुरू होगी, या ये अभी भी थोड़ा सा पेचीदा सवाल ही रहने वाला है? नहीं, आई थिंक अनुज, एफआई की बाइंग इज अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी। आई थिंक देखिए, जिस तरह से चाइना की स्टिमुलस आई है, ऑब्वियसली दैट इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट, सो इंडिया इज अ बेनिफिशियरी। एंड जितना यूरोप में थोड़ा उथल पुथल होगा, उतना आई थिंक इंडिया के लिए बेटर होगा, बिकॉज इट्स अ सेफर डेस्टिनेशन फॉर कैपिटल। I think the Anuj, the only place we will compete for capital for the next 1 year will be the US, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज हैं, क्योंकि आते ही वो टैरिफ्स लगा देंगे, वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले आएंगे। तो आई थिंक ग्लोबल फ्लोज की अगर बात करें, तो आई थिंक आवर बिगेस्ट कंपेटिटर फॉर फ्लोज इन द नेक्स्ट 1 year विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अब महाराष्ट्र में वर्डिक्ट आया है, आई एम श्योर बाय 2025-26 राज्यसभा के भी इम्प्लीकेशंस इसमें काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट, एक कंटिन्यूटी एंड सम स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट कोalition जिसकी बात हो रही है, आई थिंक अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स कुड आल्सो लैंड अप डूइंग वेल। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, India has always been seen as an alternative to China. So I think incrementally, यहाँ से I think the worst of the FI selling is behind. We can only be potential beneficiaries from here. एक यही हो सकता है अनुज, लाइक आई सेड, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट द ओनली पर्सन हु विल compete with capital for us will be the US in the next one. गुरमीत, अब यहाँ से अगर कोई रिस्क फैक्टर है मार्केट के लिए, तो वो क्या होगा? पिछले क्वार्टर में तो क्लियरली अर्निंग्स था, यहाँ से आगे मार्केट के लिए क्या रिस्क फैक्टर होगा? अनुज, अभी भी वही है, अर्निंग्स ही है अगर आप मानेंगे, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये इंडिया सेंट्रिक नहीं है। इंडिया का रिलेशन रशिया से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है। ठीक है, वो ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, जैसा राहुल ने बोला। हम तो नियर टर्म में हमें एफआई फ्लोज को देखना पड़ेगा। वो उसका सीधा कोरिलेशन डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स रिसीड होगा, रुपये में थोड़ा प्रेशर कम दिखेगा आपको, वो फिगर करेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एफआई सेल ऑफ थोड़ा कम हो जाए या फ्लैट हो जाए, उतना टाइम के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाइंग तो सेकंड लेग है। पर मुझे लगता है अभी भी अर्निंग्स के कुछ पॉकेट वीक रहेंगे। और अगर आप देखिए बीएसई 500 फर्स्ट हाफ अर्निंग ईपीएस ग्रोथ लगभग फ्लैट है आज, कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर आप पूरे साल का बात कर रहे हैं कि 8-9% का जो बाजार उम्मीद कर रहा है एटलीस्ट आएगा, इसका मतलब यहाँ से जो अच्छी कंपनीज है, वहाँ पे बहुत अच्छा डबल डिजिट आएगा। तो आपको ये सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल वाला रैली नहीं है। और थोड़ा-सा स्टॉक सिलेक्शन लेवल 2 पे, मोर इम्पोर्टेंटली रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे। एक जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे मार्केट में लगता है कि 30-40% का एक बेस एक्सपेक्टेशन बन गया था, उसको उसको टेपर करना, मॉडरेट करना ज़रूरी है। एक और इम्पैक्ट जो बाज़ार पे अच्छा आ सकता है, वो थोड़ा-सा एफएनओ को लेके जो लॉसेस हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल, 2 साल में, उसका भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ओवरऑल आपके नेगेटिव वेल्थ क्रिएशन जिसे हम बोलते हैं। अगर वो भी कम होता है,
तो वो भी अपने आप में जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसके लिए अच्छा है। ऑलराइट, चलिए फिर सारे टॉपिक्स हमने कवर किए जो हम आधे घंटे में कवर कर सकते थे। आप सभी का, गुरमीत, प्रकाश, राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।